Hello everyone, this is Shriyam Srivastav and today I am going to teach you all a topic from class 11 biology. The name of the topic is thyroid gland and it is included in the chapter chemical control and coordination. इसके प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड पिट्यूटरी हार्मोन्स हाइपोथैलेमस इन सब की डिटेल इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज थायराइड ग्लैंड? हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है और इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में प्रेजेंट सबसे बड़ी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। इट इज अ लार्जेस्ट endocrine gland endocrine gland present in our body। हमारी बॉडी में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स बहुत सारी है, मैंने आपको बताई थी। ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, उनमें क्या डिफरेंस होता है ये मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो इस फिलहाल अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होने वाली एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे बड़ी सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। ये कहाँ लोकेट होती है? ये वोकल कॉर्ड या जिसे बोलेंगे लैरिंग्स, ये लैरिंग्स और ट्रैकिया का जो मिड का जो जॉइंट रीजन है वहां पे हमारी थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। थायराइड ग्लैंड हमें आप कहाँ देखने को मिलती है? इट्स लोकेशन। अगर हमसे कोई प्रॉपर लोकेशन पूछे कि इसकी क्या है तो हम लिखेंगे वेंट्रोलेटरल साइड ऑफ ट्रैकिया एंड लैरिंग्स रीजन। ट्रैकिया एंड लैरिंग्स रीजन, यहाँ पे हमारी थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। थायराइड ग्लैंड की अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये एक क्या है? एच शेप्ड ग्लैंड है। इट इज अ एच शेप्ड ग्लैंड। इसका स्ट्रक्चर हमें कैसे देखने को मिलता है? ऐसे एच शेप्ड। ये बायलोब्ड है। बायलोब मींस इसमें दो लोब प्रेजेंट होते हैं। एक लोब ये हमारा रहा और दूसरा लोब ये रहा। दोनों लोब को कनेक्ट करता है एक नॉन ग्लैंडुलर फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम बोलते हैं isthmus। व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड isthmus। isthmus ये हमारे दोनों लोब्स को कनेक्ट करने का काम करता है। थायराइड ग्लैंड की अगर आगे स्ट्रक्चर देखिए तो थायराइड ग्लैंड हमारे बहुत सारे हार्मोन्स को भी सीक्रेट करती है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने वाला है और एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो कभी भी अपना सीक्रेशन स्टोर नहीं करती हैं। वो सीक्रेशंस को बनाती हैं, हार्मोन्स को बनाती हैं और फिर सीक्रेट कर देती हैं और वो बाद में हार्मोन्स यूज होकर बॉडी में खत्म हो जाता है। लेकिन केवल और केवल थायराइड ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो अपने सीक्रेशंस को, जो अपने हार्मोन्स को स्टोर करके रखती है। स्टोर्स इट्स सीक्रेशंस, स्टोर्स इट्स हार्मोन्स। जो हमारी बात का एक एक्सेप्शन है कि ये कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड अपने जो हार्मोन्स उनसे निकलते हैं उसको स्टोर नहीं करती है। बट थायराइड ग्लैंड इसका एक्सेप्शन है। थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन्स को स्टोर करती है और ये अगर हमारे नॉर्मल बॉडी की फंक्शंस के लिए ये 3 मंथ्स तक स्टोर करके रख सकती है। अगर इसने स्टोर किया और हमारी बॉडी में दोबारा ये हार्मोन्स नहीं बन पा रहे हैं तो ये 3 महीने तक अपना काम कर सकते हैं। 3 मंथ्स तक के लिए स्टोर करके ये अपनी बॉडी में रखती है। अब अगर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, हम इसमें थोड़ा जूम करते हूँ तो आपको इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में बताऊं तो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर थायराइड ग्लैंड में 3 टाइप की हमारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। पहली सेल्स आती हैं जो क्यूबॉइडल इन शेप होती है और ग्लैंडुलर्स होती हैं। क्यूबॉइडल एंड ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं जो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती हैं। इन सेल्स को हम बोलते हैं इट इज अ फॉलिक्यूलर सेल्स। ये हमारी सेल्स क्या कहलाती हैं? फॉलिकल सेल्स या फॉलिक्यूलर सेल्स। फॉलिकल सेल्स, यही सेल्स हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उनको उनका सिंथेसिस एंड सीक्रेशन करने का काम करती है। इन्हीं हार्मोन्स को बनाती हैं। ये हार्मोन्स कौन कौन से हार्मोन्स हो सकते हैं जिनका आपने नाम सुना होगा? एक होता है T3, एक होता है T4। ये दो हार्मोन्स को बनाने का और सिंथेसिस एंड सीक्रेशन करने का काम करती है। फॉलिकल सेल्स के चारों ओर जो लूज कनेक्टेड टिश्यू की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, मैं इसको दूसरे डिफरेंट कलर से बना लेती हूँ। जो लूज कनेक्टेड टिश्यू की सेल्स प्रेजेंट होती हैं उसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा सेल्स या स्ट्रोमल सेल्स। ये किसकी बनी होती हैं? लूज कनेक्टेड टिश्यू की बनी हुई सेल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं
स्ट्रोमा सेल्स या स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा सेल्स एक कैविटी का फॉर्मेशन करती हैं। इस कैविटी को हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर कैविटी। इट इज कॉल्ड फॉलिक्यूलर कैविटी। और इस फॉलिक्यूलर कैविटी में फॉलिक्यूलर कैविटी और इस फॉलिक्यूलर कैविटी में एक हार्मोन का एक आयोडाइज्ड कोलोइडल सब्सटेंस पाया जाता है। कोलोइडल सब्सटेंस पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं सब्सटेंस पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं थायरोग्लोब्यूलिन। थायरोग्लोब्यूलिन ये सब्सटेंस हमारी फॉलिकुलर कैविटी में प्रेजेंट होता है। और थायरोग्लोब्यूलिन कैसा होता है? एक है ये क्या? ये एक ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर है। ग्लाइकोप्रोटीन, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो हमारी थायराइड ग्लैंड में फॉलिकुलर कैविटी में प्रेजेंट होता है, फॉलिकुलर कैविटी में पाया जाता है। अब हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है उसमें एक और टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल्स। ये बाहर में कैविटी के चारों तरफ ऐसे पैरा फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। को क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड पैरा फॉलिकुलर सेल्स। पैरा फॉलिकुलर सेल्स। और ये पैराफॉलिकुलर सेल्स किस हार्मोन को बनाती हैं? ये कैल्सीटोनिन हार्मोन को बनाती हैं, या इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में टीसीटी, थायरोकैल्सीटोनिन को भी बोल सकते हैं। और ये हमारी बॉडी में ब्लड शुगर जो लेवल है उसको मेंटेन करने का काम करता है। इसके बारे में मैं डिटेल आपको आगे पढ़ाऊंगी। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि जो थायराइड ग्लैंड होती है वो हमारी वो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। वो कहाँ प्रेजेंट होती है? वेंट्रोलेटरल साइड में प्रेजेंट होती है ट्रैकिया के और लैरिंग्स रीजन के। जहाँ ट्रैकिया और लैरिंग्स कनेक्ट होता है वहाँ पे हमारी थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये एक क्या है? ये एक एच शेप्ड ग्लैंड है। ये हमारे एच शेप को डिनोट करती हुई ग्लैंड हमें दिखाई देती है। ये एक बाइलोब्ड है इन स्ट्रक्चर में। ये कैसी है? इसमें दो लोब प्रेजेंट होते हैं और इसको कनेक्ट करने वाले, दोनों लोब्स को कनेक्ट करने वाले नॉन ग्लैंडुलर फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को हम इस्थमस बोलते हैं। ये क्या? ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि बाकी सब ग्लैंडुलर सेल्स है, लेकिन इस्थमस हमारी नॉन ग्लैंडुलर सेल्स है। नॉन ग्लैंडुलर सेल्स है और ये किसी भी ग्लैंड का काम नहीं करती है। थायराइड ग्लैंड अपने सीक्रेशंस को स्टोर कर सकती है, बाकी कोई ग्लैंड हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड स्टोर नहीं कर सकती है। और थायराइड ग्लैंड का अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हमें फॉलिकुलर सेल्स और पैरा फॉलिकुलर सेल्स, दो टाइप की मेनली सेल्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड होती है वो कौन कौन से हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। थायराइड ग्लैंड मेनली दो हार्मोन्स हैं। थायराइड ग्लैंड में मेनली दो हार्मोन्स बनते हैं। पहला है टी थ्री हार्मोन एंड दूसरा है T4 हार्मोन। सेकेंड वन इज T4 हार्मोन। T3 को का फुल फॉर्म क्या हुआ? इसको हम बोलते हैं ट्राईआइडोथायरोनिन एंड T4 को बोलते हैं हम टेट्राआइडोथायरोनिन। टेट्राआइडोथायरोनिन का ही एक कॉमन नेम होता है जिसे हम बोलते हैं थायरॉक्सिन। अगर आपने वर्ड सुना हो तो थायरॉक्सिन बहुत बार यूज होता है एग्जाम्स में। तो थायरॉक्सिन, इसी को हम बोलते हैं T4 और इसी को बोलते हैं हम टेट्राआइडोथायरोनिन। जो टेट्राआइडोथायरोनिन है वो हमारी बॉडी में मेजर परसेंटेज में नहीं बनता है, मेजर परसेंटेज में बनता है। ये हमारी बॉडी में 80% बनता है और जो ट्राईआइडोथायरोनिन है ये हमारी बॉडी में 20% ही बनता है। लेकिन अमाउंट में देखा जाए तो अमाउंट में ये 20% और ये 80% बनता है। 20% एंड इट इज फॉर्म्ड इन 80%। लेकिन अगर इफेक्टिवनेस की बात की जाए कि हमारी बॉडी में इफेक्टिव कौन होता है, किसका काम ज्यादा बढ़िया होता है, तो T3 ज्यादा इफेक्टिव होता है T4 से। यही कारण है कि जब हमारी जो ये T3 हार्मोन या T4 हार्मोन मेनली जब टिश्यू के पास पहुंचते हैं तो यही टिश्यू के पास पहुंचते ही T4 हार्मोन किस में चेंज हो जाता है? T3 हार्मोन में चेंज हो जाता है ताकि इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाए। अब जो T3 हार्मोन्स है और जो T4 हार्मोन्स है, अगर इसकी इफेक्टिवनेस देखी जाए तो ये
4 टाइम्स हायर होता है, 4 टाइम्स हायर होता है, 4 टाइम्स हायर होता है। इसकी जो इफेक्टिवनेस होती है वो 4 टाइम्स ज़्यादा होती है। और T4 में बदल जाता है जब वो टिश्यू के पास पहुंचता है। थायरॉक्सिन और टेट्राहाइड्रोथायरोडीन किसका डेरिवेटिव है? ये जो टेट्राहाइड्रोथायरोडीन है ये टायरोसिन अमाइनो एसिड टायरोसिन अमाइनो एसिड का एक डेरिवेटिव है और ये हमारी बॉडी में मेजर पार्ट में बनता है। थायराइड के जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, आइए जानते हैं इनकी फंक्शंस क्या है, इनकी फंक्शनिंग क्या है। तो हेडिंग लगाते हैं फंक्शंस ऑफ थायरॉक्सिन। फंक्शंस ऑफ थायरॉक्सिन या T4 की मेनली बात करेंगे तो थायरॉक्सिन इसी का फंक्शंस देखते हैं। इसके फंक्शंस देखते हैं। फंक्शंस, सबसे पहला फंक्शन क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में ग्रोथ में हेल्प करता है। हमारी बॉडी की जो ओवरऑल ग्रोथ है, फर्स्ट इज ग्रोथ, ये हमारी बॉडी की ओवरऑल जो ग्रोथ है उसमें हेल्प करता है, ग्रोथ को इंक्रीज करने का काम करता है। अब जैसे जानते हैं आप कि हमारी बॉडी में 3 टाइप की ग्रोथ हो सकती है। पहली हो सकती है कि हमारी बॉडी में फिजिकल ग्रोथ हो, दूसरी होती है कि हमारी बॉडी में मेंटल ग्रोथ हो और तीसरी होती है हमारी बॉडी में सेक्सुअल ग्रोथ हो। ये तीनों टाइप की जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। फिजिकल में बात क्या सकती है कि हमारी स्केलेटल सेल्स, जो हमारी बॉडी की स्केलेटल सेल्स हैं उसके मास को ये बढ़ाएगा, उसको इंक्रीज करेगा। ये या तो फिर हमारी बॉडी में जो विसरल ऑर्गन्स हैं उनकी जो मसल्स हैं, विसरल ऑर्गन्स की जो मसल्स हैं उनको इंक्रीज करेगा, या जो मस्कुलर सेल्स हैं उनको भी बढ़ाने का काम करता है। तो ये रेगुलेट करता है, ये ग्रोथ को ओवरऑल ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है। इसका फंक्शन ओवरऑल ग्रोथ को ये बढ़ाता है। सेकंड आता है कि अगर इसका फंक्शन की बात करें तो ये सेकंड फंक्शन आता है कि मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें, या बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर लिख लेती हूँ मैं। बीएमआर इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब क्या हुआ कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमारी बॉडी को चाहिए है इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज, जिससे हमारी बॉडी के नॉर्मल कंप्लीट फंक्शंस हो सके, उसे हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके मेजरमेंट में? कैलोरी वाले मेजरमेंट में। कैलोरीज इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज body requires to perform normal functions, वो हमारा बीएमआर कहलाता है। फंक्शंस टू परफॉर्म नॉर्मल फंक्शंस, ये हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट या बीएमआर कहलाता है। तो थायरॉक्सिन क्या करता है? इस बीएमआर को रेगुलेट करने का काम करता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हमारी बॉडी में बीएमआर इंक्रीज होता है, इसका मतलब है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी टेम्परेचर बॉडी का क्या होगा? इंक्रीज होगा। बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो हमारा वेट है, वेट में क्या होगा? वो लॉस होगा कि वो बढ़ेगा? लॉस होगा, वेट लॉस होगा। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट पार्ट याद रखना है कि कोई अगर हम पूछे कि किसी का बीएमआर कम है या किसी का बीएमआर लो है तो उससे बॉडी की वेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हमें बताना है कि अगर हमारा बॉडी का बीएमआर बहुत ज़्यादा बहुत हाई है तो हमारा वेट क्या होगा? लूज होगा, हम पतले होते जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि थायरॉक्सिन बीएमआर को कैसे रेगुलेट करता है। थायरॉक्सिन बीएमआर को कैसे रेगुलेट करता है? तो थायरॉक्सिन क्या करता है? थायरॉक्सिन या T4 जो हार्मोन है ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करने के लिए ये हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी को इंक्रीज कर देता है। ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या होता है कि इसके रिजल्ट से एनर्जी का जो प्रोडक्शन है, एनर्जी जो हमारी बॉडी में नॉर्मल उस पर बन रही थी उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। एनर्जी बहुत हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, इन हाई अमाउंट ऑफ में प्रोड्यूस होती है, इसीलिए इसको कैलोरीजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कैलोरीजेनिक हार्मोन। इसलिए इसको कैलोरीजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाता है। किसके फॉर्म में? कैलोरीज के फॉर्म में, इसलिए इसको कैलोरीजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं।
ये और दूसरा काम क्या करता है कि ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएज है, एटीपीएज इसको बढ़ा देता है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज को बढ़ा देता है, जिससे हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल है, इसका नंबर भी बढ़ जाता है। अगर इसका नंबर बढ़ता है तो हमारी बॉडी में जनरली सी बात है कि हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो अगर हमारी बॉडी में एनर्जी बहुत हाई अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है तो हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर्स भी ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी का जो बीएमआर है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट है, वो भी इंक्रीज हो जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन का जो कंजम्पशन है, ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी कंज्यूम कर रही है उसका भी वो भी बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल ये बीएमआर को रेगुलेट करता है, उसको बढ़ाकर या उसको कम कर कर एज रिक्वायरमेंट होती है वो वैसे उसको रेगुलेट कर लेता है। थर्ड जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो है मेटाबॉलिज्म में, कि ये मेटाबॉलिज्म को कैसे इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले तो हमें वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म इज सम टोटल ऑफ all chemical reactions occurring in our body। हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उसका सबका सम टोटल, हमारी बॉडी में बहुत सारी लाखों करोड़ों केमिकल रिएक्शंस चलती हैं, तो उन सबका जो सम टोटल है उसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है वो केमिकल एनर्जी को यूज करके सिंथेसाइज करती है प्रोडक्ट्स को बनाने का काम करती है। और ये मेनली किस में होगा, जैसे कि ग्रोथ फेज में हम देखने को मिलते हैं, हमारी बॉडी क्या होती है, हम अपनी बॉडी को बना रहे होते हैं, हम अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। लेकिन जो कैटाबॉलिज्म है उसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉडी है वो केमिकल एनर्जी को यूज करके जो ब्रेक डाउन करती है प्रोडक्ट्स को, ब्रेक डाउन द प्रोडक्ट्स, जो पहले से सिंथेसाइज प्रोडक्ट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करेगी और केमिकल एनर्जी को रिलीज कराएगी, जो मोस्टली ओल्ड एज में देखने को मिलता है। कि या रेस्पायरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम देख सकते हैं कि रेस्पायरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। उसमें क्या होगा कि हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन थी उसको तोड़ेंगे तो जो उसके ब्रेकडाउन से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उस एनर्जी को हम अपने बॉडी के फंक्शंस में यूज कर पाएंगे। तो वो रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिज्म। तो अब इसका हमारी थायरॉक्सिन कैसे रेगुलेट करता है, थायरॉक्सिन का क्या इफेक्ट है हमारी बॉडी में उसको लेकर। तो थायरॉक्सिन क्या करता है कि हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट फैट है, जो प्रेजेंट कार्ब्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, और जो प्रेजेंट प्रोटीन है उसको रेगुलेट करता है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म रेगुलेट हो जाता है। तो क्या करता है, फैट की जो सिंथेसिस और सिंथेसिस है, मतलब उसमें जो एनाबॉलिज्म है और कैटाबॉलिज्म है, इन दोनों को ही बढ़ाने का काम करता है, उसको प्रमोट करता है कि तुम अपने उसमें सिंथेसाइज करो, फैट को सिंथेसाइज करो, फैट को बनाओ। लेकिन जो थायरॉक्सिन होता है वो कार्ब्स को क्या बोलता है, कार्ब्स को बोलता है कि तुम भी बढ़ो और ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाओ, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करो, ब्लड शुगर लेवल को तुम भी बढ़ाओ। तो इसको भी क्या बोलते हैं, ये कार्ब्स की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। इसलिए इसको, अगर आपने एक वर्ड सुना होगा इसके पहले जो मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी हार्मोन हमारी बॉडी में ब्लड के शुगर लेवल को बढ़ाता है तो उसको हम एक वर्ड बोलते हैं जिसे बोलते हैं डायएबिटोजेनिक हार्मोन, डायएबिटोजेनिक हार्मोन, जेनिक हार्मोन। इसके पहले एक ऐसा हार्मोन था जो डायएबिटोजेनिक इन नेचर था, जो मैंने इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है। आप सब मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि वो कौन सा हार्मोन था जो डायबिटोजेनिक होता है नेचर में। थर्ड वन इज जो हम पढ़ने वाले हैं, किस किस का हम लोगों ने देख लिया, प्रोटीन का देख लिया, फैट का जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये फैट का देख लिया, कार्ब्स का देख लिया। अब हम बात करेंगे कि थायरॉक्सिन प्रोटीन को कैसे रेगुलेट करता है। तो में ये जो इसमें जो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म आया, तो ये कैटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है, एनाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन या ऑप्टिमम कंडीशन में देखा जाए तो हमारी बॉडी में प्रोटीन की एनाबॉलिज्म ज्यादा डोमिनेंट होती है, एनाबॉलिज्म को डोमिनेट करता है, एनाबॉलिज्म डोमिनेंट होती है अगर ऑप्टिमम कंसंट्रेशन थायरॉक्सिन की प्रेजेंट है। तो ये हो गया प्रॉपर पूरा कि मेटाबॉलिज्म में ये
फैट के मेटाबॉलिज्म को, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को एंड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को कैसे रेगुलेट करता है। अब हम इसके दो चार बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि जो थायरॉक्सिन होता है वो हमारी बॉडी में सीएनएस के रेगुलेशन में, सीएनएस मतलब सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, इसके डेवलपमेंट और मैच्योरेशन में काम आता है, इसको डेवलप कराता है प्लस मैच्योरेशन में काम आता है, मैच्योरेशन में काम आता है। थायरॉक्सिन हमारी बॉडी में ब्लड में जो एक प्रोसेस हो रही होती है इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या हुआ, आरबीसी की फॉर्मेशन को, आरबीसी फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है, इसको भी बढ़ाने का काम करता है, इंक्रीज करता है। 6 क्या हुआ कि ये हमारी बॉडी में H2O और इलेक्ट्रोलाइट्स उसके मेंटेनेंस का काम करता है, H2O एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन कराने का काम करता है, क्या करता है, इसको इसके मेंटेनेंस का काम करता है, मेंटेनेंस का काम करता है। और ये हमारी बॉडी में जो खासकर जो फीमेल्स हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, उसमें किसको रेगुलेट करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। ये गोनेड्स, जो गोनेड्स में पाई जाती हैं, गोनेड्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है फीमेल की, उसको रेगुलेट करने का काम करता है, रेगुलेट्स इट, और रेगुलेट करने का काम करता है। ये तो हमारी बात हो गई जो थायरॉक्सिन है, जो हमारी बॉडी में कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, कौन कौन से मेन फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब आता है थायराइड की वजह से डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। अगर ये थायरॉक्सिन हमारी बॉडी में ऑप्टिमम अमाउंट पे बन रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये हमारी बॉडी में बहुत कम अमाउंट पे बन रहा है या बहुत ज़्यादा अमाउंट पे बन रहा है तो उससे प्रॉब्लम्स होती हैं, जिससे डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे थायराइडल डिसऑर्डर्स, थायराइड में डिसऑर्डर्स क्या है, थायरॉक्सिन की वजह से डिसऑर्डर्स क्या है, डिसऑर्डर्स। तो दो टाइप का हमें देखने को मिलता है, पहला होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें थायरॉक्सिन की जो कंसंट्रेशन है, हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें जो थायरॉक्सिन की कंसंट्रेशन है वो हमारी बॉडी में कम होती है, जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। और जब थायरॉक्सिन की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में बहुत ही एक्सेसिवली हाई होगी तो उसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है, हाइपरथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में हमें 3 डिसीजेस पढ़नी है। पहली डिसीजेस है गॉइटर या सिंपल या कोलॉइडल गॉइटर, सिंपल जिसे हम बोल सकते हैं सिंपल या कोलॉइड गॉइटर। सेकेंड वन इज क्रिटिनिज्म एंड थर्ड वन इज थायराइड मिक्सोडीमा, थायराइड मिक्सोडीमा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिंपल या कोलॉइड गॉइटर क्या होता है। जब हमारी बॉडी में, जो मैंने आपको बताया कि जो T3 एंड T4 हार्मोन है, T3 एंड T4 हार्मोन है, इनमें मेन एक जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं आयोडीन। इसका आप देखोगे तो ट्राई आयोडोथायरोनिन, तो उसमें आयोडो वर्ड आता है, तो आयोडो का मतलब है आयोडीन। आयोडीन एक हमारे बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर ये बॉडी में बहुत ही लो अमाउंट में प्रेजेंट है तो क्या करेगी हमारी बॉडी, बहुत ट्राइज टू एब्जॉर्ब मोर एंड मोर आयोडीन फ्रॉम ब्लड। बहुत जैसे हमारी बॉडी थायराइड के पास आयोडीन की कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो क्या करेगी, थायराइड जो ग्लैंड है वो अपने साइज को इंक्रीज करेगी और ब्लड से और आसपास वाले एरिया से बहुत ज़्यादा आयोडीन को लेने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से उसका साइज होगा, साइज में वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। इसी को बोलते हैं हम सिंपल या सिंपल ग्वाइटर। सिंपल ग्वाइटर, जैसे कि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखिए कि नॉर्मली हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड की पोजीशन ये है कि थायराइड ग्लैंड ये होती है, लेकिन अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की मात्रा बहुत कम हो जाएगी तो ये अपना जो साइज है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी, उसका जो साइज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। इसी को हम बोलते हैं ग्वाइटर या सिंपल ग्वाइटर। अब जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं, मोस्टली माउंटेन स्लोप्स पर रहते हैं, वो उनमें क्या होता है कि जो माउंटेन स्लोप्स पर रहने वाले पर्सन होते हैं उनके पानी में जो वो पानी पीते हैं या जो वो पानी यूज करते हैं उसमें आयोडीन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो आयोडीन उस जगह पे
ऑलरेडी फ्लोज करता है वाटर के साथ, इसलिए बहुत सारे लोग ग्वाइटर के सिम्टम्स एक साथ बहुत सारे लोग शो करने लगते हैं। तो जब बहुत सारे लोग एक साथ एक ही जगह पर एक ही डिसीज के सिम्टम्स को शो करेंगे तो उसे बोलते हैं एंडेमिक। तो ऐसे ग्वाइटर को हम बोलेंगे एंडेमिक ग्वाइटर। क्या बोलेंगे उसे हम? एंडेमिक ग्वाइटर। लेकिन ऐसे पर्सन्स जो सी फूड्स को लेते हैं, सी फूड्स मतलब जैसे आप केकड़े ले लो, जॉब जेली फिश वगैरह हो गए, जो सी फूड्स होते हैं, जो सी फूड्स को कंज्यूम करते हैं, उनमें ग्वाइटर के सिम्टम्स कभी नहीं देखने को मिलते हैं, कभी नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनमें आयोडीन की कभी कमी नहीं होती है। सेकेंड डिजीज वी गोना टॉक अबाउट क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म क्या होता है? क्रिटिनिज्म का नॉर्मल मीनिंग होता है स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ, कोई बच्चा बहुत अच्छे से बड़ा नहीं हो पाया, उसकी ग्रोथ रुक गई, प्रॉपर जो ग्रोथ होनी थी वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाई। उसका एक मेन रीजन क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मदर होती है, वो मदर की में हाइपोथायरॉयडिज्म अगर हो, तो जो बच्चा पैदा होगा वो बहुत ज्यादा डिफेक्टिव डेवलपमेंट को शो करेगा, और उसकी जो मैच्योरेशन है, जब वो मैच्योर होगा तो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। तो जब वो मैच्योर होगा तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स हमें मेनली देखने को मिलेंगे? उसमें स्टंटेड ग्रोथ देखने को मिलेगी, जिसे हम बोलेंगे क्रेटिनिज्म देखने को मिलेगा। उसके उसमें मेंटल रिटार्डेशन होगा। मेंटल रिटार्डेशन का मतलब वो बहुत ज्यादा मंद बुद्धि होगा, उसकी इंटेलिजेंस बहुत कम होगी। रिटार्डेशन, वो बहुत ज्यादा मंद बुद्धि होगा, वो ज्यादा सोच नहीं पाएगा। उसमें लो इंटेलिजेंस देखने को मिलेगी, लो इंटेलिजेंस देखने को मिलेगी। उसमें एबनॉर्मल स्किन देखने को मिलेगी, उसकी स्किन बहुत अजीब सी होगी, एबनॉर्मल स्किन देखने को मिलेगी। एंड उसमें डीफ म्यूटिज्म देखने को मिलता है, डीफ म्यूटिज्म देखने को मिलता है। म्यूटिज्म ये सारे सिम्टम्स क्रिटिनिज्म के टाइम पे शो होते हैं जब बेबी मैच्योर होता है। इसलिए प्रेग्नेंट मदर को ये रिकमेंड किया जाता है कि उनमें थायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म ना ही हो तो ज्यादा बेटर है। थर्ड डिसीज वी गोना टॉक अबाउट इज थायराइड मिक्सोडीमा। एडल्ट में क्या होता है कि एडल्ट में जब हाइपोथायराइडिज्म होता है तो वो मिक्सोडीमा को कॉज करता है। मिक्सोडीमा को एक वर्ड और बोलते हैं, जिसे बोलते हैं गर्ल्स डिसीज। गर्ल्स और ग्रेव्स में अंतर है। ग्रेव्स डिसीज हम आगे पढ़ेंगे, जो हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से होती है, बट गर्ल्स डिजीज किसकी वजह से होती है? हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होती है। इसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो इरेगुलर हो जाती है। menstrual cycle becomes irregular। मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी इरेगुलर हो जाती है। तो ये हमारे बहुत सारे डिसीजेस थे, 3 डिसीजेस थे मेनली, जो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हुए थे। अब हम जो डिजीज पढ़ेंगे वो हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से होंगे। तो हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से क्या डिसीजेस होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। हाइपर लेट मी चेंज द पेन। हाइपर थायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हमारी बॉडी में कैंसर, अगर हमारी बॉडी की जो थायराइड ग्लैंड है, अगर वो थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाए, कैंसर हो जाए तो वो हमारी थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल्स को डेवलप करती है, जिससे रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन वो इंक्रीज हो जाता है, एबनॉर्मल तरीके से इंक्रीज होता है, हाई लेवल्स में इंक्रीज होता है, जिससे हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। उसका मेन रीजन क्या है कि अगर हमारी बॉडी में कैंसर होगा, कैंसर आप जानते हैं एबनॉर्मली किसी भी चीज को एबनॉर्मली बहुत ज्यादा हाई या बहुत ज्यादा लो कर देता है, मोस्टली हाई करता है। तो एबनॉर्मली हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स का लेवल है, एबनॉर्मली हार्मोन्स का जो लेवल्स है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है। और ये एडवर्सली इफेक्ट करता है बॉडी की फिजियोलॉजी में, मतलब इसकी वजह से हमारी बॉडी की बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही होती है, उल्टा बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग चल रही होती है वो सब खराब हो जाती है। एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर या ग्रेव्स डिसीज, ये इसकी वजह से होते हैं। तो अगर हम इसमें लिखें तो अगर हम लिख सकते हैं कि इसकी वजह से कौन सी डिसीज होती है? एक्सोप्थेल्मिक थैलेमिक थैलेमिक ग्वाइटर, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। उसके पहले जो मैंने पढ़ा था वो था सिंपल ग्वाइटर या कोलॉइडल ग्वाइटर, ये है एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, ये हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से होता है और इसको बोलते हैं ग्रेव्स डिसीज। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेव्स डिसीज। इसमें क्या होता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म में एनलार्जमेंट हो जाता है, बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है इसकी। अगर हम करेक्टर्स लिखें, इसको हम लिख सकते हैं, लेट मी गेट अ पेज। अगर हम इसके करेक्टर्स लिखें, एक्सो एक्सो
थैलेमिक गोइटर। इसके इसके सिम्टम्स क्या होंगे कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। और क्या होगा, प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल्स, प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल। प्रोट्रूजन का मतलब क्या हुआ, आई बॉल्स। प्रोट्रूजन का बहुत, ये हमारे जो आई सॉकेट है जिसमें आई सॉकेट में आईज प्रेजेंट होती हैं, वो आईज बल्जिंग मतलब बाहर निकल के आ जाती है, उभरी हुई सी दिखती हैं, अजीब सी बाहर निकल के आ जाती हैं, जिसकी वजह से जिसे हम बोलते हैं प्रोट्रूजन या उभरी हुई आंखें होती हैं। उसमें जो आंखें हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं और बाहर निकल आती हैं। इसमें क्या होगा कि जो बेसल, अब क्योंकि एबनॉर्मली इस हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा हाई है, तो अगर थायरॉक्सिन हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हाई लेवल में प्रेजेंट है तो इससे क्या होगा, बीएमआर इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देगा। और क्या करेगा ये, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। क्योंकि अगर बॉडी में बीएमआर बढ़ रहा है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेट लॉस हो जाएगा। और इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि एक्सोथर्मिक वाटर को हम बोल सकते हैं ग्रेव्स डिसीज, ग्रेव्स डिसीज। तो ये ओवरऑल था पूरी थायराइड ग्लैंड की, थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। और अब आगे वाले स्लाइड्स में, आगे वाले लेक्चर्स में मैं आपको थायराइड ग्लैंड के बाद पैराथायराइड ग्लैंड क्या होती है, वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है, उसमें उससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, वो उसमें रेगुलेशंस कैसे देखने को मिलते हैं, और पीनियल बॉडी जो हमारे बॉडी में एक और ग्लैंड है, पीनियल बॉडी, पीनियल ग्लैंड, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। इस लेक्चर्स में इतना ही। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको क्लियर करके ज़रूर बताऊंगी। एंड दैट्स इट फॉर द लेक्चर। थैंक यू फॉर अटेंडिंग वेरी मच। थैंक यू।